नमस्कार। आज हम एपोप्टोसिस पर बात करने वाले हैं। ये एक कोशिका मृत्यु की बहुत ही मुनज़्ज़म मतलब कंट्रोल्ड प्रक्रिया है। बिल्कुल। प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं इसे। हाँ, तो आज हम इसके मैकेनिज्म्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोशिकाएं, ये सेल्स खुद को खत्म करने का फैसला कैसे और क्यों करते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रक्रिया जीवन के लिए असल में बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। तो हमारा मकसद है एपोप्टोसिस की जो जटिल प्रक्रिया है, उसके पाथवेज, उसमें शामिल मॉलिक्यूल्स, इनको थोड़ा आसान बनाना। शुरुआत कैस्पेसिस से करें। लगता है ये पूरी कहानी के हीरो या विलन यही हैं। हाँ, कह सकते हैं। एपोप्टोसिस का पूरा कंट्रोल एक्चुअली कैस्पेसिस के हाथ में ही होता है। ये सिस्टीन एस्पेटिक प्रोटीएसिस हैं। अच्छा। ये एंजाइम नॉर्मली कोशिका में मौजूद तो रहते हैं पर इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो एंजाइम्स की तरफ, और जरूरत पड़ने पर एक खास क्लीवेज से ये एक्टिवेट होते हैं। ओके। इन रिएक्शन एक कैस्केड शुरू करते हैं। और दूसरा है एग्जीक्यूशन फेज। इसमें जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस हैं वो फिर कोशिका को मतलब सेल को व्यवस्थित तरीके से टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और ये सब कुछ बैलेंस पर टिका है। आपने कहा था प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक। बिल्कुल। कोशिका का मरना या जीना इस पूरे संतुलन पर निर्भर करता है कि कौन से प्रोटीन ज्यादा हावी हैं, एपोप्टोसिस बढ़ाने वाले या रोकने वाले। तो इन कैस्पेसेस को एक्टिवेट करने के लिए कौन से मुख्य रास्ते हैं? मतलब ट्रिगर कैसे होता है ये सब? हाँ, देखिए, मेनली दो रास्ते हैं, दो पाथवेज, जो आखिर में जाकर कैस्पेज एक्टिवेशन पर ही मिलते हैं। अच्छा। पहला है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इसे इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के अंदरूनी गड़बड़ी या स्ट्रेस से शुरू होता है। ओके, अंदर से। और दूसरा है डेथ रिसेप्टर पाथवे यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये बाहरी सिग्नल से शुरू होता है जो कोशिका की सतह पर आते हैं। ठीक है। दोनों ही रास्ते पहले इनिशिएटर कैस्पेसिस को जगाते हैं, फिर वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस को एक्टिवेट करते हैं और बस कोशिका अपोप्टोसिस की राह पकड़ लेती है। शुरुआत अलग है पर अंजाम करीब करीब एक जैसा। चलिए पहले इंट्रिंसिक पाथवे को समझते हैं। ये अंदरूनी रास्ता कैसे काम करता है, कौन कंट्रोल करता है इसे? ये इंट्रिंसिक पाथवे ज्यादातर मामलों में अपोप्टोसिस का मेन तरीका है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी और पैथोलॉजी मतलब बीमारियों में भी। ये शुरू तब होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल का पावर हाउस है, उसकी बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो लीक करने लगती है। लीक? क्या लीक होता है? सबसे जरूरी चीज है साइटोक्रोम सी का बाहर आना, और साथ में कुछ और प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अच्छा, और इसको कंट्रोल कौन करता है? आपने BCL2 परिवार का जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया का रेगुलेशन BCL2 प्रोटीन परिवार के पास है। इसमें करीब 20 सदस्य हैं और उन्हें उनके काम और कुछ खास BH डोमेन के आधार पर ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ये BCL2 परिवार एक तरह का रेगुलेटरी हब हो गया। इसके मुख्य प्लेयर्स कौन है, क्या काम करते हैं ये? हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये कोशिका के जीवन मृत्यु के फैसले की कमेटी है। 3 मुख्य ग्रुप हैं इसमें। ओके। पहला, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ये रक्षक हैं, जैसे BCL2, BCLXL, MCL1। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर तैनात रहते हैं और उसे लीक होने से बचाते हैं, मेम्ब्रेन को टाइट रखते हैं। ठीक है, ये गार्ड्स हो गए। दूसरा ग्रुप है प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का। ये विध्वंसक हैं, जैसे बैक्स और बैक। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये आपस में जुड़कर माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में छेद बना देते हैं, चैनल बना देते हैं, ओह, जिससे साइटोक्रोम सी बाहर आ सके। एग्जैक्टली। और तीसरा ग्रुप है BH3 ओनली प्रोटीन्स का। ये रेगुलेटर्स या सेंसर कह सकते हैं इन्हें, जैसे बैड, बिम, BID, पूमा, नॉक्सा। इनका क्या काम है? ये कोशिका में स्ट्रेस या डैमेज को महसूस करते हैं, जैसे DNA डैमेज हुआ या सेल को ठीक से खाना पीना मतलब ग्रोथ सिग्नल नहीं मिल रहे, तब ये एक्टिवेट होते हैं और 2 काम करते हैं। एक तो बैक को एक्टिवेट करते हैं और दूसरा रक्षक प्रोटीन्स BCL2, BCLXL को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से अलार्म बजाते हैं और गार्ड्स को भी रोक देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। तो जब ये BH3 ओनली प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं, बैक एक्टिवेट होते हैं, BCL2, BCLXL ब्लॉक होते हैं, तो नतीजा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में लीक हो जाता है। और फिर ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, साइटोप्लाज्म में आकर ये साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आकर एक दूसरे प्रोटीन APF1 से जुड़ता है।
कई सारे साइटोक्रोम सी और APFF1 मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक पहिए जैसी संरचना, जिसे एपोप्टोसोम कहते हैं। एपोप्टोसोम। हाँ, ये एपोप्टोसोम एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जो इनिशिएटर कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देता है। और एक बार कैस्पेज 9 एक्टिव हुआ तो वो फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देगा। बिल्कुल, वही कैस्केड शुरू हो जाता है। और एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी के साथ स्मैक, DIBLO जैसे मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। अच्छा, उनका क्या रोल है? वो एपोप्टोसिस को रोकने वाले कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें IAPs कहते हैं, इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस प्रोटीन्स। स्मैक, DIBLO इन IAPs को ब्लॉक कर देते हैं ताकि एपोप्टोसिस बिना रुके हो सके। समझ गई। तो ये तो हुआ इंट्रिंसिक पाथवे। अब वो दूसरा रास्ता एक्सट्रिंसिक पाथवे जो बाहरी सिग्नल से शुरू होता है, वो कैसे काम करता है? हाँ, एक्सट्रिंसिक पाथवे कोशिका की सतह पर मौजूद खास रिसेप्टर्स से शुरू होता है। इन्हें डेथ रिसेप्टर्स कहते हैं। डेथ रिसेप्टर्स, नाम ही काफी है। हाँ, ये TNF रिसेप्टर फैमिली के सदस्य हैं। इनमें कोशिका के अंदर की तरफ एक खास हिस्सा होता है, डेथ डोमेन, जैसे TNR1 और FAS, जिसे CD95 भी कहते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कोई बाहरी सिग्नल आता है, जैसे कि T सेल्स पर एक मॉलिक्यूल होता है, FAS लेगेंड या FAS-L। जब ये FAS-L कोशिका की सतह पर मौजूद FAS रिसेप्टर्स से जुड़ता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, FAS रिसेप्टर्स पास आकर एक टिकड़ी, एक ट्राइमर बनाते हैं। फिर इनका डेथ डोमेन कोशिका के अंदर एक और प्रोटीन FAD को अपनी तरफ खींचता है। ये FAD एक अडेप्टर प्रोटीन है। ओके। और फिर FAD अपने साथ इनिशिएटर प्रोकैस्पेज 8 या कभी-कभी प्रोकैस्पेज 10 को जोड़ता है और उन्हें एक्टिवेट कर देता है। कैस्पेज 8 एक्टिव हो गया। तो यहाँ इनिशिएटर कैस्पेज 8 है, जबकि इंट्रिंसिक में कैस्पेज 9 था। बिल्कुल। और हाँ, इस प्रक्रिया को एक प्रोटीन FML रोक भी सकता है। एक और दिलचस्प बात है, क्या? ये जो कैस्पेज 8 एक्टिवेट हुआ है एक्सट्रिंसिक पाथवे से, ये BH3 ओनली प्रोटीन बिड को क्लीव करके उसे एक्टिवेट कर सकता है और एक्टिवेटेड बिड जाकर इंट्रिंसिक पाथवे को भी चालू कर सकता है। अरे वाह! मतलब ये दोनों रास्ते आपस में बात भी करते हैं? इसे क्रॉसटॉक कहते हैं। एग्जैक्टली, इसे क्रॉसटॉक कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे सीधे भी एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को एक्टिवेट कर सकता है और इंट्रिंसिक पाथवे के जरिए भी कर सकता है। कमाल है। तो अब जब इनिशिएटर कैस्पेसेस एक्टिवेट हो गए, चाहे वो इंट्रिंसिक से कैस्पेस 9 हो या एक्सट्रिंसिक से कैस्पेस 8-10, तो आखिर में एग्जीक्यूशन फेज में कोशिका के अंदर होता क्या है? दोनों रास्ते आखिर में जाकर एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस को एक्टिवेट करते हैं। मुख्य है कैस्पेस 3 और कैस्पेस 6। और ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस फिर कोशिका के अंदर असल तबाही मचाते हैं, पर बहुत ही नियंत्रित तरीके से। जैसे कि वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जो DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। DNAs कहते हैं उसे। अच्छा। वो न्यूक्लियस के अंदर का ढांचा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसको तोड़ देते हैं। इससे न्यूक्लियस भी बिखर जाता है। ओके। और वो कोशिका की बाहरी झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें बदलाव लाते हैं। उसमें उभार बनने लगते हैं, जिसे मेम्ब्रेन ब्लेबिंग कहते हैं। और धीरे धीरे पूरी कोशिका छोटे छोटे थैलों में टूट जाती है। थैलों में? हाँ, इन थैलों को एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं। इनमें कोशिका के टूटे हुए हिस्से भरे होते हैं, न्यूक्लियस के टुकड़े, ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, सब कुछ। तो फिर इन एपोप्टोटिक बॉडीज का क्या होता है? ये कचरा साफ कैसे होता है? ये बहुत खूबसूरती से होता है। ये एपोप्टोटिक बॉडीज अपनी सतह पर कुछ सिग्नल दिखाते हैं, एक तरह से मुझे खा लो या ईट मी सिग्नल्स। अच्छा, जैसे? सबसे जाना माना सिग्नल है फॉस्फेटिडिल सीरीन नाम के लिपिड का कोशिका की बाहरी सतह पर आ जाना। नॉर्मली ये अंदर की तरफ होता है। ये बॉडीज कुछ केमिकल कीमो अट्रैक्टेंट्स भी छोड़ती हैं जो आसपास की सफाई करने वाली कोशिकाओं, फैगोसाइटिक सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ बुलाती हैं। ओके। कभी-कभी एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का प्रोटीन C1q भी इन बॉडीज से जुड़कर मदद करता है। इसे ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। और फिर ये फैगोसाइट्स आते हैं और इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फटाफट निगल जाते हैं, बहुत तेजी से और बहुत कुशलता से। इस पूरी सफाई की प्रक्रिया को एफरोसाइटोसिस कहते हैं। एफरोसाइटोसिस। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी सफाई बिना किसी सूजन, बिना किसी इन्फ्लेमेशन के होती है, एकदम चुपचाप। आसपास की कोशिकाओं को पता भी नहीं चलता ज्यादातर। ये तो वाकई बहुत एफिशिएंट सिस्टम है।
तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को एक बार संक्षेप में देखें, समराइज करें। बिल्कुल, तो एपोप्टोसिस कोशिका मृत्यु की एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड कैस्पेज पर निर्भर प्रक्रिया है। इसे शुरू करने के दो मेन रास्ते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे, जो माइटोकॉन्ड्रिया से लीक हुए साइटोक्रोम सी से शुरू होता है, सही। और एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो कोशिका की सतह पर डेथ रिसेप्टर सिग्नलिंग से शुरू होता है। ठीक है। दोनों रास्ते आखिर में एग्जीक्यूशनर कैस्पेज, जैसे कैस्पेज 3, 6 को एक्टिवेट करते हैं। हाँ। जो फिर कोशिका को बहुत नियंत्रित तरीके से तोड़कर एपोप्टोटिक बॉडीज बना देते हैं। और अंत में एफ्रोसाइटोसिस के जरिए फैगोसाइट्स इन एपोप्टोटिक बॉडीज की सफाई कर देते हैं, वो भी बिना कोई सूजन या गड़बड़ी पैदा किए। इस पूरी प्रक्रिया का इतना सख्त नियंत्रण कोशिका के जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए की जरूरी है। तो ये थी एपोप्टोसिस की क्रियाविधि पर हमारी आज की गहन चर्चा। कैसे कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं, कैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज काम करते हैं, वो BCL2 परिवार कैसे संतुलन साधता है, और कैसे अंत में कोशिका के अवशेषों को शांति से हटा दिया जाता है। ये वाकई में सेल्युलर इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल। और ये समझना कि हमारा शरीर कैसे अनचाही या खराब हो चुकी कोशिकाओं से छुटकारा पाता है, ये स्वास्थ्य और बीमारी दोनों को समझने के लिए बहुत बुनियादी है। निश्चित रूप से। अब एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए कि अगर एपोप्टोसिस के इस नाजुक संतुलन में, इस बैलेंस में कोई गड़बड़ी हो जाए तो क्या हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका संबंध कैंसर से हो सकता है, जहां कोशिकाएं शायद मरती ही नहीं, या फिर ऑटोइम्यून बीमारियों से, जहां शायद शरीर की अपनी ही कोशिकाएं ज्यादा मरने लगती हैं? हाँ, ये दोनों ही संभावनाएं हैं और इन पर बहुत रिसर्च चल रही है। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से आगे और जानने और खोजने का विषय है। आज के लिए बस इतना ही।